हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट मैनिया। दिस इज़ सिद्रा और आज मैं लेक्चर 2 द लिविंग वर्ल्ड का शुरू करने जा रही हूँ। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाएं और लेक्चर 1 द लिविंग वर्ल्ड का देख ले ज़रूर। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ओके, हम लोगों ने ग्रोथ तक पढ़ाई कर ली थी। आज मैंने इस पर्टिकुलर पीपीटी के एंड में ग्रोथ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को भी डाल दिया है। आप इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद प्लीज़ जा करके उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इस बार मैंने वो सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं डाले हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी सो दैट आप खुद से भी कोशिश करें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस एनसीईआरटी का, वो है रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इससे पहले हम लोगों ने ग्रोथ के बारे में पढ़ा कि ग्रोथ एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। वो क्या नहीं है, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सिमिलरली रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। In multicellular organisms, reproduction refers to production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. अच्छा, तो इसको मैं बताती हूँ ये क्या कहना चाह रहा है एनसीईआरटी बेसिकली। देखिए, रिप्रोडक्शन मेनली जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और जो प्रोजेनी होती है वो बिल्कुल ही अपने पेरेंट की तरह ही होती है, ठीक है। दूसरा जो हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें वेरिएशंस देखने को मिलता है। जैसे कि पेरेंट, अगर दो पेरेंट होते हैं मेनली जो आपस में मिलकर के एक प्रोजेनी को गिव राइज देते हैं, ये प्रोजेनी अपने पेरेंट से सिमिलर भी हो सकती है और डिफ़र भी कर सकती है। इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी बस यही कह रही है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको जो रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है उसका मतलब ये है कि वो अपने प्रोजेनी को बर्थ देते हैं जो कि बहुत या थोड़ा सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। आई होप कि आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग अगर सबसे इम्पॉर्टेंटली अगर किसी के बारे में बात करनी है तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ही अपने जैसे बिल्कुल प्रोजेनी को गिव राइज देते हैं। मतलब आप आगे जाकर के स्टैंडर्ड 12th में पढ़ोगे कि इस तरीके की जो प्रोजेनी होती है जो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल हू बहू होती है, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली और फिर मतलब दिखने से भी और अंदरूनी भी, जेनेटिकली भी। तो इस तरीके की प्रोजेनी को हम लोग क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। ये पहले ही मैंने आपको बता दिया, ऐसे इस चैप्टर में ये चीज़ दे नहीं रखी है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास ये आ गया। आगे बढ़ते हुए, फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। तो देखो, जो हमारी फंगी है वो एक तरीके की लोअर प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स तो नहीं मैं बोलूँगी, पर फंगी एक तरीके से लोअर ऑर्गेनिज्म है। तो फंगी कैसे रिप्रोड्यूस करती है? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है। पर जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है तो स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। और ये स्पोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? स्पोर सैक में। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके पास चावल है तो चावल आप एक बोरी में रखते हो ना, तो इस बोरी को हम लोग सैक बोलते हैं। सिमिलरली जो फंगी होती है अपने स्पोर्स को वो एक स्पोर्स सैक में रखती है, उसी में रखती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो इन lower organisms like yeast and hydra we observe budding. तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, तो देखो यहाँ पर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा आपके लिए कि लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट. ठीक है, तो मैं ये कलर लेती हूँ. हाँ, तो देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फंगी कैसे रिप्रोड्यूस करती है. तो फंगी बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है. ठीक है, तो कैसे रिप्रोड्यूस करती है? एसेक्सुअली मिलियंस ऑफ स्पोर्स को बना करके फंगी रिप्रोड्यूस करती है. तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया. दूसरा क्वेश्चन, लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे ईस्ट हो गया और हाइड्रा हो गया, वो क्या करते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए? वो बडिंग करते हैं. आपने बडिंग सुना होगा और आगे आपको 12th में पढ़ना भी है, इसलिए मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगी. ठीक है, तो देखो बेसिकली मैं थोड़ा लाइट आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी दे दूं क्योंकि आपको ये चीज़ याद रखनी है. सो दैट्स वाई आई एम गिविंग यू दैट इन्फॉर्मेशन. अभी देखो, तो देखो जैसे कि मैंने बताया कि ईस्ट हो गया और फिर लोअर ऑर्गेनिजम्स हो गए जैसे कि हाइड्रा हो गए, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? बडिंग करते हैं. तो बडिंग में क्या होता है अभी मैं बडिंग आपको बता रही हूँ. आप प्लीज़ बने रहो. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो फटाफट जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो. ठीक है, तो देखो बडिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर मान लो ये हाइड्रा है. ठीक है, तो ये अपनी जैसे छोटू सा हाइड्रा बनाएगा और फिर कुछ स्टेजेस के बाद ये हाइड्रा का जो छोटू वाला पार्ट है, जैसे कि जो डॉटर हाइड्रा है ये पेरेंट हाइड्रा हो गया. ठीक है, और इसमें से जो छोटू सा हाइड्रा आपको निकलता हुआ दिख रहा है, ये छोटू सा हाइड्रा जो है ना वो पेरेंट से डिटैच हो जाएगा और नीचे की तरफ गिर जाएगा. ठीक है, और फिर उसके बाद इसकी अपनी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी. तो इसी को क्या हम लोग बोलते हैं कि इसको बोलते हैं हम लोग बडिंग. मतलब पेरेंट के पार्ट ही से पर्टिकुलर जो ऑफस्प्रिंग है वो डिटैच हो जाएगा और फिर डिटैच होते ही वो नए ऑर्गेनिज्म, मतलब एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, In planaria flatworms we observe true regeneration, that is fragmented organism regenerates the lost part of the body. तो देखो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई कर ली है. तो देखो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल मीन्स से. इसमें कौन कौन है? फंगी है. तो सबसे पहला हमारा फंगी था. फंगी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है किसके थ्रू? स्पोर्स के थ्रू. स्पोर्स एक होते हैं, दो होते हैं, चार होते हैं, कितने होते हैं? मिलियंस ऑफ स्पोर्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन के थ्रू ही मैं क्वेश्चन बना रही हूँ और आपको बता रही हूँ. नेक्स्ट, लोअर ऑर्गेनिज्म में ईस्ट और हाइड्रा है. तो ईस्ट और हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो वो बडिंग के थ्रू करते हैं. लास्टली नहीं बट जो आगे मिला हमें वो मिला है प्लानेरिया, जिसे हम लोग फ्लैटफॉर्म्स भी बोलते हैं, जो कि आपको आगे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर इसकी एक पूरी आपको एक एक्स्ट्रा आपको इसके बारे में पूरा पढ़ना है, प्लानेरिया के बारे में, फ्लैटफॉर्म्स के बारे में. तो देखो या ठीक है, तो यहाँ से पढ़ते हैं. एक सेकेंड. In lower organisms like yeast and hydra, we observe budding. In planaria flatworms, we observe true regeneration, that is fragmented organism regenerates the lost part of the body. ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा प्लानेरिया. प्लानेरिया हमारा फ्लैटवर्म्स होता है, चपटा हुआ वॉर्म होता है, चपटा सा वॉर्म होता है, फ्लैटेंड इसकी बॉडी होती है. ठीक है, इसमें प्लानेरिया में आपको क्या देखने को मिलता है? ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है, रीजनरेट हो जाता है. ठीक है, मतलब क्या होता है कि एक सेकेंड, हाँ, ट्रू रीजनरेशन आपको देखने को मिलता है. अभी आप बस इतना ही याद रखो कि क्या देखने को मिलता है हमारे प्लानेरिया में. प्लानेरिया में ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. हाँ, और फिर ट्रू रीजनरेट हो जाता है, अपनी ही बॉडी से नया पार्ट फॉर्म कर देता है और इस तरीके से नए ऑर्गेनिजम्स बन जाती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखो, the fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation.
नेक्स्ट फंगी एक तो एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू भी फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है और अपने प्रोजेनी को गिव राइज देती है। नेक्स्ट फंगी हो गया, फिलामेंटुअस एल्गी हो गया, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस हो गए, ये सब के सब आसानी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपको पता है क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो देखो, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर पार्ट है किसी के बॉडी का या कोई पूरा कंप्लीट बॉडी है, ठीक है, तो वो बॉडीज़ ऐसे 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 छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर जाएगी और ये फर्दर मोर जा कर के ये पर्टिकुलर फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ये पर्टिकुलर फ्रेगमेंट मैं थोड़ा क्लीन करके आपको अच्छे से बताती हूँ। तो देखो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, मैं इस तरीके से थोड़ा आपको बता रही हूँ, ट्रांसवर्सली बता रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है, और ये अलग अलग डिवाइड कर जाएगा, ठीक है, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। और ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, सपोज ऐसे मुझे बताना चाहिए, ये फ्रेगमेंट्स, ये लास्ट पार्ट हुआ, ये आगे जा कर के एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। और ये कौन कौन करता है फ्रेगमेंटेशन? फंगी, फिलामेंटुअस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में कि फंगी किस किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू करती है, 1 2 4 स्पोर्स, कितने स्पोर्स? मिलियंस ऑफ स्पोर्स। और साथ ही साथ फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करती है, बोथ ऑफ दीज। और लास्ट ऑप्शन है आपका नन। तो आपको क्या टिक करना है? बोथ ऑफ दीज, ठीक है। या एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रेगमेंटेशन किस में देखने को मिलता है। तो फ्रेगमेंटेशन जो है वो आपका किस में देखने को मिलता है? फंगी में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस में देखने को मिलता है। देखो प्लीज़ आप इन चीज़ों को बहुत लाइटली मत लेना क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। और तीसरा फिलामेंटुअस एल्गी में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन 4 ऑल है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ऑल होगा। अंडरस्टैंड? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक व्हाट आई एम सेइंग आपको आसानी से समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी दोबारा आपको समझाने की नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। When it comes to यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अब तक हम लोगों ने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, लोअर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, फंगी के बारे में जाना, 2 तरीके से उसके रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, हाइड्रा के बारे में, ईस्ट के बारे में, फिलामेंटुअस एल्गी के बारे में, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस के बारे में, इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमने जान लिए, ठीक है। तो अब हमें क्या जानना है? अब हमें जानना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो मैं प्यारा सा कलर चेंज करती हूँ, ग्रीन लेती हूँ इस बार, ठीक है, गो ग्रीन। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, या तो देखो मैंने इरेज कर दिया। अब मैं चलती हूँ आगे। When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth, that is increase in number of cells. बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने इस पीपीटी के एंड में आपके लिए संभाल के रखा है, तो मैं बता देती हूँ आपको कहाँ पर है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन कहाँ गया? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए संभाल कर लेकर के आई हूँ। सेकेंड, ये वाला नहीं, एक और क्वेश्चन है, एक और एक सेकेंड, हाँ, इंक्रीज़ इन नंबर। तो इंक्रीज़ इन नंबर, अभी आपने जो लाइन पढ़ा उसके थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। इंक्रीज़ इन नंबर कैन बी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, बोथ ए एंड बी, अक्यूमुलेशन क्या होगा? तो अक्यूमुलेशन तो हरगिज़ नहीं होगा, इंक्रीज़ इन नंबर नहीं होता है, वो इंक्रीज़ इन साइज़ होता है, जो मैंने माउंटेन के केस में आपको बताया था, है ना, बताया था ना, माउंटेन के केस में क्या बताया था कि देखो
ये माउंटेन था, माउंटेन के ऊपर सैंड्स जमने लगी और जमते जमते इसकी साइज़ बड़ी हो गई। तो ये एक तरीके से क्या था, एक्यूमुलेशन था, जो कि साइज़ के रिस्पेक्ट में था, वो ग्रोथ हो रहा था उसका, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। पर इंक्रीज इन नंबर दो तरीके से हो सकती है। वो किसके बारे में एक्चुअली ये बता रहा है, मैं आपको बता दूं। देखो, ये जो इंक्रीज इन नंबर है वो मेनली बता रहा है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नंबर्स बढ़ेगा अगर, तो उनका ग्रोथ भी हो सकता है और रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ सिनोनिमस है, मतलब एक जैसी है। तो मैंने तो अभी तक आंसर रिवील नहीं किया है, बट होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इसका आंसर क्या होगा। सो फॉर योर कन्वीनियंस मैं बता देती हूँ कि ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन और राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जहाँ पे हम लोग थे पहले। एक सेकेंड, या सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो गया था हमारा, डाइवर्सिटी नहीं था, हुआ था, या ये है ना, हाँ यही है जहाँ पर हम लोग पहले थे। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth, that is increase in number of cells. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्रोथ को क्या कहा है, ग्रोथ को कहा है कि ग्रोथ इक्विवेलेंट है, मतलब इक्वल है इंक्रीज इन सेल नंबर और इंक्रीज इन मास। मतलब जो बेचारे छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे मोटे कहने का मतलब जैसे कि हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं एक सेकेंड, हाँ, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो नंबर अगर साइज बढ़ रहा है या अगर नंबर बढ़ रहा है, मतलब नंबर इंक्रीज इन नंबर हो रहा है या इंक्रीज इन मास हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों रिस्पेक्ट है, ग्रोथ के लिए भी रिस्पेक्टिवली सही होगा और रिप्रोडक्शन के लिए भी ये चीज़ सही होगी। बस किस में, मल्टीसेलुलर में? बिल्कुल नहीं, यूनिसेलुलर में। ठीक है, तो आप याद रखना, इससे रिलेटेड मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसको भी आप सॉल्व करना। और एक चीज़ और यार, देखो ये बात याद रखना आप, क्योंकि जो चीज़ें मैं आप तक पहुंचा रही हूँ वो फ्री कंटेंट है। मैं आपसे मतलब इन सारी चीज़ों के लिए कुछ भी नहीं ले रही हूँ यार, और बहुत एफर्ट लगा रही हूँ अपनी तरफ से। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन को प्रेस करो यार, क्योंकि आने वाली तमाम वीडियोस तभी आप तक पहुंचेगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। और साथ ही साथ मेरे चैनल पे बने रहो, क्योंकि आगे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप सभी के लिए लेकर के आऊँगी। आप प्लीज़ एक बार मुझे सपोर्ट करके देखो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके विशेष को पूरी कर सकूँ और आप सभी को सेटिस्फाई कर सकूँ। तो आगे बढ़ते हुए देखो, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास, है ना, ये चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ ली। आगे बढ़ते, hence we notice that in single celled organisms we are not very clear about usage of these two terms, growth and reproduction. तो बेचारे जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या यूज़ करना है हमें, या तो उसे कहना है कि ग्रोथ हो रहा है या तो हमें कहना है रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के रिस्पेक्ट में बिल्कुल भी क्लियर नहीं है लोअर ऑर्गेनिजम्स में। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें हमें ये मान लेना है कि सिनोनिमस है, एक जैसी है, चाहे ग्रोथ हो या चाहे रिप्रोडक्शन हो, लोअर ऑर्गेनिजम्स में दोनों चीज़ ही सेम है। ठीक है, एनसीईआरटी ऐसा कह रही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए, फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। कौन कौन नहीं रिप्रोड्यूस करते? अब देखो यहाँ पर भारी भरकम लाइन एनसीईआरटी की आ गई। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं लाइंस को, तो इसीलिए मैं कहती हूँ यार, मार्क कर करके ऐसे 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 जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी में जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसके बीच में जो एक्सेप्शंस छुपा है वो तभी आपको पता चलेगी। ठीक है,
तो देखो एक्सेप्शन नंबर 1 यहाँ पे आ गया, किससे रिलेटेड, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। तो सबसे पहले एक्सेप्शन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इवन कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं। पर एक्सेप्शन नंबर 1 कहाँ पर आया, यहाँ पे आया कि फिर भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो बहुत ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्टिल रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। आगे पढ़ते हैं। ओके, मैं आगे की लाइन कवर कर रही हूँ, आप प्लीज़ ध्यान दो यहाँ पे, और अपनी एनसीईआरटी बुक को अपने सामने खोल करके रखो। अदरवाइज जितनी भी मेरी मेहनत है या आपकी मेहनत है, या आप कंसिडरेशन से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, आई डोंट नो, बट अगर एनसीईआरटी बुक आपके सामने खुली हुई नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्शन होगी। और आई थिंक आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, और जब भी मैं पढ़ाऊँ तो एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखा करो, सो दैट आप भी उन पर्टिकुलर चीज़ों को मार्क करते चलना। ठीक है, तो आगे बढ़ती हूँ। Sorry. Yeah. Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organisms. Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. तो इसको मैं बता देती हूँ आपको। देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे हम लोगों ने ग्रोथ के बारे में पढ़ा कि ग्रोथ को हम लोग ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर रहे थे। सिमिलरली रिप्रोडक्शन को भी हम लोग डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि स्टिल ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रो नहीं कर पाते, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। जैसे कि एनसीईआरटी में ये लाइन दे रखी है, आपको इस लाइन को बिल्कुल अपने ग्रिप में रखना होगा। बहुत अच्छे से इन चीज़ों के बारे में आपको क्रिस्टल क्लियर होना होगा कि स्टिल देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म हु डू नॉट रिप्रोड्यूस। कौन कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं? जैसे कि म्यूस, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। और ये एक्सेप्शन जब बीच में आ गया तो इस वजह से हम लोग को ये कहना है कि ये जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, स्टिल देयर इज सम एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दिया है। और इम्पॉर्टेंट लाइन एक और जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो ये है कि ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। अच्छा, एक बात बताओ, आपके पापा आपके लिए टॉफ़ी लेकर के आते हैं या नहीं आते हैं? चलो, कोई भी लेकर के आपके घर पे आपके लिए टॉफ़ी आता है, या सिर्फ आपको डंडे ही मिलते हैं? नो, ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि टॉफ़ी भी आपने खाई होगी अपने बचपन से लेकर आज तक के स्टेज में। तो ये पर्टिकुलर सपोज़ कि ये टॉफ़ी है, ठीक है? तो क्या आपने कभी देखा है कि आपके पापा ने आपके लिए एक टॉफ़ी लेकर के आए, ठीक है, और फिर वो टॉफ़ी रिप्रोड्यूस करके बहुत सारी मिलियंस ऑफ टॉफ़ीज़ में कन्वर्ट हो गई? ये तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये रिप्रोडक्शन कैसे करेगी? या मान लो, चलो ये भी मान लेते हैं कि आपके पापा ने आपके लिए एक प्रिटी सी ड्रेस बनाई नहीं, मतलब वो ख़रीद करके लेकर आए। आई डोंट नो ये ड्रेस है क्या बेसिकली, चलो मान लेती हूँ शर्ट, जो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ही होगी, ठीक है। सपोज़ कि दिस इज़ अ शर्ट, और ये आपके डैड ने आपके लिए ख़रीद के लाई है, तो इसको पर्टिकुलर अलमारी में रख दिया गया। अब दूसरे दिन ये शर्ट डिफरेंट लेकर आए थे वो ब्लैक कलर की, और आपके पास अब ब्लू भी है, येलो भी है, वाइट भी है, सिल्वर भी है, गोल्डन भी है। ऐसा कभी हुआ है क्या? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी रिप्रोड्यूस किए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी होगी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो जैसे कि हमारे स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, म्यूज़ का एक नाम मैं बताऊं? चलो ठीक है, आप अपने से ही गैस कर लेना हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। इतने तो आप समझदार हो गई। अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ गूगल पे सर्च कर लेना। और इनफैक्ट क्यों करना सर्च, आपको बस इसी तरीके से याद रखना है कि म्यूज़ हो गया, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, और नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। ये चारों चीज़ें रिप्रोड्यूस नहीं करती है, और इसी वजह से यही वजह है कि हम लोग ये कहते हैं, बस इसी वजह के कारण हम लोग को ये कहना पड़ रहा है अफसोस कि रिप्रोडक्शन को हम लोग ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं, इनफैक्ट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए मेटाबॉलिज्म से शुरू करूँगी, ठीक है। तो
होप आपको समझ में आया हो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई है। इस पर्टिकुलर जो सेशन मैंने आपका लिया है, उस सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने एंड में डाल रखे हैं। आप प्लीज़ उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। देखो, कुछ क्वेश्चंस है जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है। आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना और मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर प्लीज़ अब बताओ। और नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आप तक अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल शो ग्रोथ और इंक्रीज इन मास। तो ग्रोथ और इंक्रीज इन मास, ये स्ट्रिक्टली ये नहीं पूछ रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के बारे में बताओ, ये पूछ रहा है ग्रोथ या इंक्रीज इन मास। तो सबसे पहला एग्जांपल जो मैंने एक माउंटेन का दिया था, वो माउंटेन का तो आपको याद होना चाहिए। तो ग्रोथ तो माउंटेन करता है, बोल्डर सैंड माउंट्स तो एनसीईआरटी में दे ही रखा है, और प्लांट्स भी ग्रोथ करते हैं। तो एक्सेप्ट डेड ऑर्गेनिज्म, एक बहुत अच्छी लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में कि डेड ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो नहीं करते हैं। तो 1 2 3 4 5 में से 4 ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रोथ या इंक्रीज इन मास शो कर रहे हैं, और एक जो है कौन सा नहीं शो कर रहा है, डेड ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं शो कर रहे हैं। मैं इसको एक तरीके से ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ। देखो, डेड ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं शो करता है, तो कितना आपका है कि जो ग्रोथ शो करता है या इंक्रीज इन मास शो करता है, तो माउंटेन, बोल्डर, सैंडमोन, प्लांट्स, ये चारों के चारों ग्रोथ शो करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो, मैंने इस तरीके से आपको आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी, जितने भी मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं आप प्लीज़ उसको सॉल्व करो। उसके आंसर को आप कमेंट सेक्शन में 2 लिख करके मुझे, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। प्लीज़ मेहनत करते रहो यार, और कीप डूइंग दिस थिंग्स, ठीक है। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल ही है, इसलिए इसको आप प्लीज़ ध्यान से पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो, और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को यार, क्योंकि बहुत एफर्ट मैं लगा रही हूँ अपनी तरफ से। मैं जितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मैं जिस तरीके से आपको समझा सकती हूँ मैं समझा रही हूँ। सो गाइज़, आपकी बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे चैनल को सपोर्ट करना। तो मेरा चैनल आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। सो काइंडली देयर इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप लोग प्लीज़ मेरी मदद करें, इस जर्नी को जो मैंने शुरू किया है उसको हैंसफोर्थ फॉरवर्ड आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन स्टे ट्यून विथ मी, और गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।